नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और संस्कृत पेडागोजी की अमेजिंग क्लास। और ये संस्कृत पेडागोजी की 24वीं क्लास होगी। यदि इससे पहले की जो क्लासें हैं 23 क्लास आपने वो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको उन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप एंड स्क्रीन पर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जो ऑल वाला नोटिफिकेशन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। और जो क्लास अपलोड होने की टाइमिंग है वो है 6 बजे, रोज़ाना शाम को 6 बजे यानी कि 6 PM हमारी जो क्लास है संस्कृत की वो अपलोड हो जाती है। और रोज़ाना एक क्लास संस्कृत की होती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर इस बार कर सकें। तो इसलिए हम स्पेशल जो है संस्कृत की जो क्लास हैं वो रोज़ाना डेली करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो है विभिन्न विषयानाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिनां मातृभाषा उपयोग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए, कृत्य का अर्थ होता है लिए, विद्यार्थी मातृभाषा उपयोग है, विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग। फर्स्ट ऑप्शन है अन्यसाम भाषाणाम ज्ञानार्थम विघ्नं जनिष्यति। अन्य भाषाओं के ज्ञान में जो है विघ्न डालेगा या बाधा डालेगा। सेकंड ऑप्शन है संस्कृत भाषा कक्षायाम अनुमोदिता न स्यात्। तो संस्कृत की भाषा की कक्षा में जो है वो उपयुक्त नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान प्राप्तो सहायम करिष्यति, ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगा। और लास्ट ऑप्शन है भाषाणाम विषयाणाम च अधिगमे बाधक भविष्यति, यानी कि जो भाषा हैं और विषय हैं उनके अधिगम में बाधक होगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है ये क्वेश्चन में अब आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विभिन्न विषय हैं उनके ज्ञान के लिए जो विद्यार्थी है वो मातृभाषा का उपयोग जो है वो क्या करेगा, वो जो है ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगा। जैसे अब आप जो है यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी के माध्यम से जो है संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न विषय हैं उसके ज्ञान के लिए जो मातृभाषा होगी, मातृभाषा का जो उपयोग है वो विद्यार्थियों के जो है ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात, यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है तो लाइक कर दीजिए। आप कमेंट कर देते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है व्याकरण शिक्षणे नियम निर्धारणम कस्मिन् विधि वर्तते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण में नियम का जो निर्धारण है वो किस विधि में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है समवाय विधि, सेकंड है आगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है निगमन विधि और लास्ट ऑप्शन है अन्वय विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो व्याकरण जो शिक्षण होता है उसमें नियम का निर्धारण किस विधि में होता है, यानी कि उदाहरण से जो नियम है नियम की तरफ कौन सी विधि में जाते हैं। तो कौन सी विधि होती है वो होती है आगमन विधि। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, होगा सेकंड वाला ऑप्शन आगमन विधि। इसके अलावा मैंने समवाय विधि क्या होती है आपको बताया था, जो इससे पहले मैंने क्लास अपलोड की थी संस्कृत पेडागोजी की, उसमें बताया था कि समवाय विधि कौन सी होती है। देखिए समवाय विधि ये कहती है कि जो व्याकरण है, व्याकरण को जो है अलग से ना पढ़ा करके जो गद्य होता है पद होता है, पद में मतलब या गद्य में जो भी टॉपिक आता है, जैसे मान लीजिए संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, अलंकार आ गया, जो भी गद्य या पद में आता है उसी में उसको जो है उसके साथ ही पढ़ा देना चाहिए, मतलब इसे अलग से ना पढ़ाया जाना चाहिए। तो समवाय विधि इस बात को कहती है। और यदि बात करते हैं अन्वय विधि की, तो अन्वय विधि की मैंने बताया था, अन्वय विधि का मतलब होता है जब जो है शब्दों को उनको व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है जिसके अनुसार उनका जो अर्थ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं अन्वय विधि। ठीक है, निगमन विधि आप जानते ही हैं। ठीक, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आगमन विधि आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन में है भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से होती है तो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लिखिता, लिखित। सेकंड है दृश्य, मतलब जिसे केवल देखा जा सकता हो। थर्ड वाला ऑप्शन है मौखिकी और लास्ट ऑप्शन है न कॉपी, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भाषा है वो मुख्य रूप से कैसी होती है, वो होती है मौखिक। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, सभी जो भाषा है भाषा का जो है मौखिक रूप में उपयोग करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। तो जो भाषा मुख्य रूप से कैसी होती है, मौखिक होती है। तो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन वाला, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो सबसे उत्तम विधि, सबसे श्रेष्ठ विधि इसमें कौन सी है संस्कृत भाषा की, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है निगमन विधि, सेकंड है समवाय विधि, थर्ड है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को भी मैंने जो जिससे पहले वीडियो अपलोड की थी मैंने संस्कृत पेडागोजी की, उसमें बताया था कि भाषा संसर्ग विधि क्या होती है। तो भाषा संसर्ग विधि चलिए मैं बता देता हूँ इस क्लास में भी जो स्टूडेंट है, ताकि उनको पता लग जाए। भाषा संसर्ग विधि जो ऐसी विधि होती है जिसमें जो छात्र यानी विद्यार्थी हैं वो किसी भी जो व्यक्ति है या शिक्षक है उसके साथ ही रहकर जो है क्या करते हैं, उसका शिक्षण करते हैं, मतलब उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो भाषा संसर्ग विधि होती है इसमें जो विद्यार्थी है वो जो व्याकरण का ज्ञान जो है वो या तो किसी व्यक्ति या किसी भी शिक्षक के साथ में रहकर जो है प्राप्त करता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो संस्कृत भाषा के शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है अनुवाद विधि। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन अनुवाद विधि। कैसे होगी, देखिए मान लीजिए यदि संस्कृत भाषा का शिक्षण मतलब संस्कृत भाषा जो है मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट ना करूँ तो आपको जो समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या कह दिया है। ठीक है, यदि मैं इनको जो अनुवाद ना करूँ संस्कृत भाषा का हिंदी में तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है संस्कृत भाषा में वो ज़रूरी है कि उसका जो है अनुवाद ट्रांसलेट किया जाए उसकी मातृभाषा में जो जिसकी है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन अनुवाद विधि जो है संस्कृत भाषा के शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया होती है, फर्स्ट ऑप्शन है लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता। लिखित भाषा के ज्ञान में जो भाषागत न्यूनता है, भाषागत कमी है वो हो। सेकंड वाला ऑप्शन है संख्या नाम बोधे अंक गणितीय न्यूनता, यानी कि संख्या के ज्ञान में जो अंक गणित की जो कमी है वो। थर्ड वाला ऑप्शन है अवधारणा बोधे की संज्ञानात्मक न्यूनता, यानी कि अवधारणा के ज्ञान में जो संज्ञानात्मक न्यूनता कमी है वो। और लास्ट ऑप्शन है कस्यचित पाठस्य पठने काठिन्यम, किसी पाठ को पढ़ने में कठिनता या कठिनाई का अनुभव करना क्या है, डिस्ग्राफिया। तो सही आंसर इसमें कौन सा है, क्वेश्चन में ये आपको बताना है। तो देखिए डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधित समस्या होती है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा है, जब इसको जो है जब डिस्ग्राफिया से पीड़ित होता है तो उसमें वो क्या करता है, मान लीजिए कभी तो जो है वो लाइन के ऊपर लिखेगा, कभी लाइन के बिल्कुल नीचे लिख देगा, कभी जो है अक्षरों को जो है शब्दों को तिरछा लिखेगा। कहने का मतलब ये लिखने संबंधित जो समस्या होगी वो क्या कहलाएगी, वो डिस्ग्राफिया कहलाएगी। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, लिखित भाषा में जो ज्ञान है उसके जो भाषागत जो कमी है, न्यूनता है, वो जो होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 है काव्य शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्यम भवति। क्वेश्चन में पूछा गया है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कविता कंठस्थीकरणम, कविता को याद करना, उसे कंठस्थ करना। सेकंड ऑप्शन है शब्द भंडार से वृद्धि, जो शब्द का भंडार है उसमें वृद्धि करना। थर्ड ऑप्शन है काव्य रचना कौशल विकास है, यानी काव्य का जो रचना का जो कौशल है उसमें विकास करना। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसमें कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन है कविता जो शिक्षण है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा ये ठीक हो जाएगा। तो जो काव्य है, काव्य के रचना का कौशल का विकास करना जो होता है वो क्या होता है, काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन, ना तो कविता कंठस्थ करना और न ही शब्द के भंडार में वृद्धि करना, ये जो कविता शिक्षण के उद्देश्य नहीं होते। तो कौन सा होगा आंसर इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन कि जो काव्य है उसकी रचना कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्ञानवादी सिद्धांतानुसारम बाला भाषाया अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे भाषा का जो अधिगम है वो प्रभावी रूप से करते हैं जब, तो कब करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणस्य नियमान कंठस्थीकर्तुम छात्रान प्रोत्साहति, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने के लिए जब छात्र को जो प्रोत्साहित करता है कौन, शिक्षक। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ज्ञानवादी सिद्धांत है उसके अनुसार जो बच्चे हैं वो भाषा का अधिगम प्रभावी रूप से करते हैं जब, तो कब करते हैं प्रभावी रूप से, जो भाषा का अधिगम है बच्चे उसे
तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो व्याकरण का नियम है उसको कंठस्थ करने के लिए छात्र को जो प्रोत्साहित करते हैं तब। सेकंड वाला ऑप्शन है कृष्ण फलकात छात्रा स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति, यानी कृष्ण फलकात का मतलब होता है श्यामपट से, ठीक है, श्यामपट से छात्र स्पष्टता से जो उत्तर हैं उन्हें लिखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागम ग्रहीतुम शिक्षक छात्रान् प्रोत्साहति। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि विभिन्न कौशलों पर आधारित कार्यों और गतिविधियों में साथ भाग लेने के लिए जब शिक्षक जो है छात्र को प्रोत्साहित करता है। लास्ट वाला ऑप्शन है कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात् तथा च स छात्राणां कृते अधिकम अवकाशं न ददाति। फोर्थ ऑप्शन कहता है कक्षा शिक्षक के नियंत्रण में होगी और वह कौन, शिक्षक के लिए कहा गया इसमें, और वह छात्रों के लिए अधिक अवकाश नहीं देता है तब, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ज्ञानवादी सिद्धांत है उसके अनुसार जो बच्चे हैं वो भाषा अधिगम जो है प्रभावी रूप से करते हैं। तो कब बच्चे जो भाषा का अधिगम है उसे प्रभावी रूप से करेंगे, वो जब करेंगे जब जो है विभिन्न कौशलों पर आधारित जो कार्य हैं और गतिविधियां हैं उनमें जो है क्या करेंगे, साथ साथ जो है भाग लेंगे, और जो शिक्षक है उनको जो भाग लेने के लिए उसमें क्या करें, उसे छात्रों को जो है प्रोत्साहित करें। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शिशुस्य प्रथम विद्यालयम भवति। तो 8 क्वेश्चन कहता है जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका प्रथम विद्यालय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। सेकंड ऑप्शन है परिवार, परिवार। थर्ड है उच्च प्राथमिक विद्यालय, और लास्ट ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय। तो उसमें अब सही आंसर कौन सा है ये अब आपको बताना। तो देखिए जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका प्रथम विद्यालय क्या होता है, परिवार। तो परिवार ही जो है जो छोटे बच्चे उनका प्रथम विद्यालय होता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो कहाँ से भाषा अर्जित करता है, वो परिवार से ही अर्जित करता है। जो भी कुछ सीखता है पहले से शुरू में वो परिवार से ही सीखता है। तो आंसर होगा इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन परिवार है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रदत्त विषयम धिकृत्य यदा छात्रा एकाम लघु कविताम रचयितुम निर्दिशति तदा सह। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दिए हुए जो विषय है उस पर आधारित जब छात्रों के लिए एक लघु कविता रचने के लिए निर्देश देता है तब वह, यानी कि शिक्षक जो है, वह का मतलब वह शिक्षक, ठीक है, समानुभूतिक चिंतन करोति, यानी कि समानुभूतिक चिंतन करता है। सेकंड ऑप्शन है सहानुभूतिक चिंतनम करोति, सहानुभूतिक चिंतन करता है। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक चिंतनम करोति, सांस्कृतिक चिंतन करता है। लास्ट ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतनम करोति, सृजनात्मक चिंतन करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में है कि एक विषय है, कोई विषय है, तो उस विषय में जो है छात्र को जो है एक लघु कविता रचने का जो है निर्देश दिया शिक्षक ने। तो जो छात्र है वो जब कविता लिख रहा है, कविता रच रहा है, किसी विषय पर आधारित जो कविता शिक्षक ने उसको दी है, तो जब शिक्षक ने उसको निर्देश दिया छात्र को, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो छात्र है तो वो जो कर रहा है वो सृजनात्मक चिंतन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो विषय पर आधारित एक कविता है, छोटी कविता लिखने को दी है किसने, शिक्षक ने जो है छात्र को दी है, ठीक है। जब छात्र जो कविता लिखेगा वो क्या करेगा, अपने पास से जो है शब्दों का निर्माण करेगा, खुद सोचेगा, ठीक है। जब छात्र खुद से सोचेगा, खुद से जो है नए शब्दों का निर्माण करेगा सोच करके, तो वो क्या होगा, उससे जो सृजनात्मक चिंतन है उसमें जो उसका विकास होगा, ठीक है। वो क्या करता है, सृजनात्मक चिंतन करता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, फोर्थ वाला ऑप्शन, सृजनात्मक चिंतन करता है। तो जब छात्र खुद से कुछ न्यू करते हैं उसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि क्या अस्ति। 10 क्वेश्चन में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण की जो सबसे उत्तम विधि है कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी अनुवाद विधि, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है आगमन विधि, और लास्ट ऑप्शन है व्याख्या विधि। तो सही से जो व्याकरण शिक्षण है उसकी सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 10वें क्वेश्चन का इसमें सही आंसर कौन सा है, ठीक है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उन विद्यार्थियों के नाम बताऊंगा जिन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात कि इससे पहले मैंने एक जो क्लास है कल संस्कृत की बनाई थी व्याकरण की, जिसमें मैंने धातु रूप पढ़ाए थे, तो 3 लकारों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है।
आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि आपने नहीं देखी है तो उसको जो है मैं जो आई बटन होता है उस पर उस वीडियो को मैं आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो पढ़ते जरूर रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।